Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 27th of June 2026. आज हम बातें कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जैसे एमएसएमई के ऊपर है, कुछ एडिटोरियल्स हैं. उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स जो हम न्यूज़ में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको देखेंगे एंड कुछ छोटी छोटी न्यूज़ जो हो सकता है कि हम उसको यूज़ कर सकें या कुछ करंट डेवलपमेंट्स हो. हम GS3 से रिलेट करेंगे, एनवायरमेंट से रिलेट करेंगे, बायोमाइनिंग. बायोमाइनिंग क्या है? बायो रेमेडिएशन टेक्निक है. इससे हम क्या करेंगे? हम बैक्टीरियाज का यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स को फ्रॉम ओर्स एंड माइन कर सकते हैं हम वेस्ट को. कहाँ यूज़ करेंगे? हम इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं. ये क्या करेंगे? देखो, बायोमाइनिंग होगा, जो वहाँ से कुछ भी हमारे पास रेसिड्यू बचता है उसको हम सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स में अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी. इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हम लैंडफिल की माइनिंग कर सकते हैं, अर्बन माइनिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम साफ कर सकते हैं और ये क्लीन अप कर सकते हैं मेटल पॉल्यूटेड वेस्ट को. और यहाँ से ना जितनी भी एमिशंस निकलती हैं वो एमिशंस भी बहुत कम निकलती हैं. तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, पॉलिटी से रिलेट करेंगे. पर्सन कन्वर्टेड टू इस्लाम कांट क्लेम बैकवर्ड क्लास स्टेटस, मद्रास हाई कोर्ट. इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर कन्वर्ट करता है इस्लाम में तो उनको बैकवर्ड क्लास स्टेटस मिल जाएगा. लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना है कि बैकवर्ड क्लास स्टेटस के लिए आपको रिलीजन नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? आपको सोशल डिसएडवांटेज होना ज़रूरी है. तो इसी के बेसिस पर ये वाला जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको उन्होंने खारिज कर दिया है. अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या बोला है? सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लासेस को मिलेगा बैकवर्ड स्टेटस. लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या लिखा था कि जो कन्वर्ट करता है इस्लाम में उनको भी मिल सकता है. तो इस्लाम क्या है? रिलीजन है. तो हाई कोर्ट ने यही बोला कि नहीं, आप रिलीजन के बेसिस पर नहीं दे सकते हो, लेकिन आप इकोनॉमिकली अगर वो डिसएडवांटेज है कोई तो आप दे सकते हो. लेकिन अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट स्टेटस की तो ये किसको मिलता है? ये मिलता है रिलीजन के बेसिस पे. और ये कहाँ लिखा है कि रिलीजन के बेसिस पे मिलेगा? ये लिखा है क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 में, जिसमें लिखा है कि जो SC स्टेटस है वो किसको मिलेगा? सिर्फ वो लोगों को मिलेगा जो हिंदुइज्म में आते हैं, लाइक सिखिज्म, बुद्धिज्म, एक्सक्लूडिंग अदर रिलीजन्स. ये SC स्टेटस की बात कर रहे हैं. और बैकवर्ड क्लास किसको मिलेगा? सोशल डिसएडवांटेज्ड. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला कि पर्सन प्रोफेसिंग एनी रिलीजन अदर दैन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. रिलीजियस कन्वर्जन हो जाती है, क्या उसको फिर भी SC स्टेटस मिलेगा? तो नहीं, उनको नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर वो रीगेन कर लेते हैं, पहले वो हिंदुइज्म में थे, फिर वो इस्लाम में थे, देन फिर से वो हिंदुइज्म में आए, तो उनको मिलेगा? हाँ, उनको मिल सकता है, लेकिन उनको ओरिजिनल कास्ट बतानी पड़ेगी, जेन्युइन रिकन्वर्जन बताना पड़ेगा. इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास 2 कमेटीज आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमेटी, जिसमें उन्होंने बोला दैट SC स्टेटस को लिंक कर दो, आप रिलीजियस न्यूट्रल कर दो. मतलब उनका यही कहना था कि ये इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड होना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन के बेस पे. और फिर हमारे पास सेकंड कमेटी आती है, जस्टिस KG बालाकृष्णन कमीशन, जिसमें वो देख रहे हैं कि कन्वर्टेड लोगों को मिलना चाहिए SC स्टेटस या नहीं मिलना चाहिए. इस आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड FTA की बात की है. अब अगर हम करंट स्टेटस देखें तो हमारे आपस में रिलेशंस में लो ट्रेड है. हम सिर्फ 1.3 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी बहुत कम है, सिर्फ 700 मिलियन एक्सपोर्ट्स हैं. तो FTA का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम ट्रेड एक्सपेंशन करें, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करें और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें. जो मॉडर्न FTAs हो रहे हैं आजकल, जो हो रहे हैं, उसमें क्या एम होता है कि टैरिफ्स कम हो जाएं, ट्रेड फैसिलिटेशंस हो, कस्टम्स स्पीड अप हो, जल्दी से जल्दी सब कुछ क्लियर हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कंप्लायंस कम से कम होनी चाहिए, तभी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हाई हो सकते हैं. हम इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहले हमें मार्केट असेस मिल रहा है 100% टैरिफ लाइन्स ड्यूटी फ्री, मतलब 100% प्रोडक्ट्स मोस्टली वो ड्यूटी फ्री हो चुके हैं. इससे क्या होगा? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगी, जैसे कि टेक्सटाइल. सेकंड बात करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस की. तो टैरिफ अगर रिमूव हो गया है तो हमारा बेटर प्राइस एडवांटेज मिल सकती है, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट्स चीपर जाएंगे किसी और कंट्री में तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी. थर्ड बात करते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन की. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल ऑफ ओरिजिन क्या है कि अगर न्यूजीलैंड से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में आ रहा है तो उनको अपना बताना पड़ेगा कि ओरिजिन क्या वो सच्ची में न्यूजीलैंड में बना था या चाइना से वो इंपोर्ट करके इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने इस FTA में रखा है. सेक्टोरल गेम्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, एग्रीकल्चर, ये सबको बेनिफिट होगा. लेकिन एक चीज़ हमें देखनी है कि हमने एग्रीकल्चर के पूरे एग्रीकल्चर को नहीं खोला, कि मतलब वो हर कुछ नहीं एक्सपोर्ट कर सकते. हमने प्रोटेक्ट किया हमारा डेयरी सेक्टर और सेंसिटिव सेक्टर्स, ताकि हमारे भी ग्रोथ हो और डोमेस्टिक सिक्योरिटी भी बनी रहे. सर्विस की बात करें तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, IT, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर को बेनिफिट मिलेगा. मोबिलिटी फैक्टर की बात करें तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी एक दूसरे को. हम आपको पता ही है स्टूडेंट मूवमेंट क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसी FTA में हमने स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट वीज़ाज प्रोवाइड करेंगे. पीपल टू पीपल टाई बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइब है और इंडिया,
हम दोनों आपस में भी कुछ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। बिजनेस कंप्लायंस की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह प्रॉपर्ली होगी, ईजी किया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये क्या मतलब है? ये मतलब है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर हर कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को इसमें क्लासीफाई कर दे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कि अच्छा ये नंबर है, इतना कोड है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी आइटम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन देता है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। इससे ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी, सप्लाई चेन ऑडिट कर सकते हैं हम। सिक्स्थ एडवांटेज देखें तो रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, फाइटोसैनिटरी मेजर्स कम किए गए, लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन रिडक्शन की गई। इससे क्या होगा? रियल ट्रेड को बूस्ट मिलेगी। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही है कि रिक्लासीफाई करो अपने एक्सपोर्ट्स को एज पर एचएस क्लासिफिकेशन, चेक करो रूल्स ऑफ ओरिजिन को, स्ट्रेंथन करो कंप्लायंस को। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने इंपॉर्टेंटली देखना है कि इंडिया न्यूजीलैंड के एफटीए में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक मार्केट असेस, दूसरा रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन, हार्मोनाइज सिस्टम क्लासिफिकेशन और रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, और कुछ पीपल टू पीपल टाइज हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस3 से रिलेट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी स्टेटस से रिलेट करेंगे। यहाँ पे क्रैक्स बताए हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि हाई जीडीपी प्रोजेक्शंस हैं, फिर भी क्या स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहले बात करें तो फॉरेक्स की। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? यूएसडी 672 बिलियन। 11 मंथ्स का इम्पोर्ट कवर अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है कितनी? 95 रुपीज अगेंस्ट डॉलर। इससे क्या हो रहा है? मैक्रो इंस्टेबिलिटी रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये कीवर्ड है। देन अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की तो हमें पता है कि कैपिटल फ्लो कंसर्न्स, एफपीए आउटफ्लो हो रहे हैं, हॉट मनी, मार्केट कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी हो रही है। सेक्टर वाइज की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। हमें पता है क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यूरिया फर्टिलाइजर्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं और बाहर जो अभी वेस्ट एशिया के क्राइसिस चल रहे हैं उसके कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और इससे प्रोडक्टिविटी रिस्क है और फूड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रही है। मॉनसून फैक्टर है, रेनफॉल डिपेंडेंट है, क्रॉप यील्ड कम होगी तो रूरल डिस्ट्रेस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। देखो प्राइमरी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम है? लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। अब टर्शरी सेक्टर की बात करें तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास टेक्नोलॉजिकल गैप है। हम लिमिटेड कौन सी टेक्नोलॉजी, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप की बात करें तो वो भी लो टेक इंटरमीडिएशन में है, उनके पास भी डीप टेक इनोवेशन नहीं है। एमजी नरेगा की बात करें तो अभी हमने चेंज करके वीबी जी राम जी कर दिया। उसमें जो चेंजेस आए उससे इंपैक्ट पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट पर, कंजम्पशन पर, इनकम इनसिक्योरिटी पर। एनर्जी डिपेंडेंस की बात करें तो हमारा क्रूड ऑयल हमारा 90% बाहर से आता है, गैस हमारे पास 50% बाहर से आती है। प्राइस शॉक्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ट्रेड डेफिसिट है, रुपी पे प्रेशर पड़ रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करें तो रेमिटेंस के ऊपर हम डिपेंडेंट है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कि अभी हमने देखा था यूएस का वीज़ा इशू, तो अगर हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है रेमिटेंस के ऊपर और वेस्ट एशिया क्राइसिस और उस उधर से भी हमारे पास दोबारा से लोग वापस आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हम डिपेंडेंट है रेमिटेंस के ऊपर, अगर कोई इशू आता है तो फिर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी सीएडी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल टेक डिपेंडेंस। ताइवान से हम चिप्स लेते हैं, अगर ताइवान कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो हम ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस ने बोला कि एआई बाहर नहीं जाना चाहिए। कौन सा एआई? क्लॉड माइथोस। किसको बोला? एंथ्रोपिक को बोला। तो इससे क्या होगा? इंडिया डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। चाइना ने अगर बोल दिया, अभी चाइना ने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो अगर ऐसा हो गया, ज़्यादा डिपेंडेंट है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हम ही होंगे। तो ये हमारे पास कुछ ये कॉमन चैलेंजेस जो अभी इकोनॉमी में चल रहे हैं वही एडिटोरियल में डिस्कस किए गए थे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ सकती है, हम ये सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल में क्या है कि राजस्थान फैमिलीज में मतलब एक फैमिली कुछ मेंबर्स को उन्होंने बॉयकॉट किया और सर्व नहीं किया कुछ पर्टिकुलरली एक घी मालपुआ, मतलब कोई स्वीट डिश। ये एग्जांपल हम कहाँ यूज कर सकते हैं? सोशल बॉयकॉट, कि अभी भी हमारे पास सोशल मोरालिटी चल रही है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो हम इसको लिख के ये सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि रिसेंटली राजस्थान में भी ऐसी प्रैक्टिस हमने देखी। बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हम 35 kg देंगे पर हाउस होल्ड और 7 kg पर पर्सन। पहले क्या था? 35 kg पर फैमिली था। इसका मतलब था कि अगर 2 लोगों की फैमिली है तब भी उनको कितना मिल रहा था? 35 kg पर फैमिली। लेकिन अब यही अगर 2 लोगों की फैमिली है तो उनको कितना मिलेगा? 14 kg। और अगर आपकी बढ़कर अगर आपकी 6 मेंबर फैमिली है तो आपको सिर्फ 35 kg मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आपको 35 kg मिलेगा। और अगर बात करें पर पर्सन की तो 7 kg मिलेगा, 35 से ज़्यादा किसी भी घर पे नहीं मिलेगा। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आईआर से। कुछ नहीं है, यहाँ पे लेबनान, इजराइल और यूएस ने एक डील की है इन ऑर्डर टू सेटल देयर डिस्प्यूट। तो ये डेवलपमेंट है कि कैसे लेबनान और इजराइल के बीच में डील करा रहा है। कौन करा रहा है? यूएसए करा रहा है, इन ऑर्डर टू सिक्योर
लेबनीज सॉवरेनिटी। नेक्स्ट आर्टिकल हम इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करेंगे। इसमें क्या बोला उन्होंने कि ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आर अफेक्टेड बाय फ्लो ऑफ ओपियम फ्रॉम म्यांमार। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करेंगे। इसमें लिखा है कि ईस्टर्न बॉर्डर्स आर अफेक्टेड बाय फ्लो ऑफ ओपियम फ्रॉम म्यांमार। ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि NCP रिपोर्ट 2026 में इसके बारे में बात की गई है। रीजन क्या है? सबसे पहला है फ्री मूवमेंट रिजाइम, जिससे एक्सपैंड हो रहा है गोल्डन ट्रायंगल। और सेकंड रीजन है ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, ड्रोन्स बेस्ड ट्रैफिकिंग। और इसको सबको डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या निकाला है? विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 टू 2029। ये जाएगा हमारे पास कंक्लूजन में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।